हेलो फ्रेंड, स्वागत है आप सभी का अपने चैनल आज क्लास में। जैसे आपको पता है टेस्ट सीरीज शुरू हो चुका है और ये टेस्ट सीरीज रोज सुबह 5 बजे होता है, तो आप लोग लाइव जरूर आइए और यहाँ पे टेस्ट दीजिए। अब यहाँ पे देखिए आपके लिए टेस्ट बहुत ही जरूरी हो चुका है क्योंकि मैट्रिक बोर्ड एग्जाम के यहाँ पे डेट भी निकल चुका है और आपके पास बहुत ही कम समय बचा है तैयारी करने के लिए। तो आप लोग अभी से ही तैयार हो जाइए क्योंकि आपको बहुत ही अच्छे मार्क्स लाना है। तो आप लोग डेली सुबह यहाँ पे 5 बजे यहाँ पे लाइव टेस्ट में आप लोग जरूर जुड़िए और यहाँ पे टेस्ट दीजिए। और आज के टेस्ट में यहाँ पे सभी विषयों से यहाँ पे 30 महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न लिया गया है और इस 30 प्रश्नों को आप लोग यहाँ पे देखिए और यहाँ पे सॉल्व करने की कोशिश कीजिए और लास्ट में आप हमें कमेंट करके बताइएगा कि आप 30 प्रश्नों में से ईमानदारी पूर्वक बताइएगा कि आप 30 प्रश्नों में से आप कितना सही किए हैं। चैनल को अभी तक आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन को ऑल पे दबा लीजिएगा ताकि जब भी हम कोई वीडियो अपलोड करें तो सबसे पहला नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। तो आइए शुरू करते हैं यहाँ पे पहले नंबर प्रश्न से। पहला प्रश्न यहाँ पे, किस लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है? यहाँ पे बताना है कि वो कौन सा लेंस है जिसकी फोकस दूरी धनात्मक होती है। ए ऑप्शन है यहाँ पे उत्तल लेंस, बी ऑप्शन है अवतल लेंस, सी ऑप्शन है समतल लेंस, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो किस लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है? तो जो उत्तल लेंस होता है इसका फोकस दूरी धनात्मक होता है, यानी यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा। एक प्रश्न ये भी आता है कि किस लेंस की फोकस दूरी ऋणात्मक होता है? तो जब यहाँ पे ऋणात्मक की बात करें तो जो अवतल लेंस होता है इसका जो फोकस दूरी होता है वो ऋणात्मक होता है। तो ये आपको क्या करना है, याद रखना है। तो यहाँ पे पूछा है कि किस लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होता है, तो धनात्मक उत्तल लेंस का और ऋणात्मक किसका होता है, तो उत्तल लेंस का। तो ये आपको याद रखना चाहिए। आइए देखते हैं अगला प्रश्न यहाँ पे। अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए 2 नंबर प्रश्न है, भारत का प्रथम तेल शोधक कारखाना कहाँ स्थित है? जो भारत का प्रथम तेल शोधक कारखाना है वो कहाँ स्थित है आपको यहाँ पे बताना है। ए ऑप्शन है यहाँ पे मथुरा में, बी ऑप्शन है यहाँ पे बरौनी में, सी ऑप्शन है डिगबोई में, डी ऑप्शन है यहाँ पे गुवाहाटी में। तो यहाँ पे आपको बताना है कि भारत का प्रथम तेल शोधक कारखाना कहाँ स्थित है? तो भारत का प्रथम तेल शोधक कारखाना डिगबोई में स्थित है, यानी यहाँ पे क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा। एक प्रश्न ये भी आता है कि किस राज्य में यहाँ पे प्राकृतिक तेल का यहाँ पे भंडार पाया जाता है? तो किस राज्य में प्राकृतिक तेल का यहाँ पे भंडार पाया जाता है? तो जो असम राज्य है वहां पे प्राकृतिक तेल का यहाँ पे भंडार पाया जाता है भारत में। तो ये भी प्रश्न काफी महत्वपूर्ण है आपके लिए, तो ये भी प्रश्न को आप याद रखिएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न यहाँ पे। अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए 3 नंबर प्रश्न काफी महत्वपूर्ण है, भारत में सबसे पहले रेलगाड़ी किन स्टेशनों के बीच चली थी? यहाँ पे आपको बताना है कि जब भारत में पहली बार रेलगाड़ी चली तो वो किन किन स्टेशनों के बीच वो चली, यही आपको क्या करना है, बताना है। ए ऑप्शन है यहाँ पे मुंबई से पुणे, बी ऑप्शन है यहाँ पे पुणे से अहमदाबाद, सी ऑप्शन है यहाँ पे पुणे मुंबई से थाने, डी ऑप्शन है यहाँ पे हावड़ा से यहाँ पे खड़गपुर। तो यहाँ पे आपको बताना है कि भारत में सबसे पहले रेलगाड़ी किन किन स्टेशनों के बीच चली। तो यहाँ पे भारत में सबसे पहले रेलगाड़ी मुंबई से लेके थाने के बीच में चली, यानी यहाँ पे एक मुंबई स्टेशन और एक थाने स्टेशन, इसी के बीच में भारत में पहली बार रेलगाड़ी चली, यानी यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न था ये। आइए देखते हैं अगला प्रश्न यहाँ पे। अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए 4 नंबर प्रश्न है, पराबैंगनी किरण के कारण मनुष्य में कौन सा रोग उत्पन्न होता है? जो पराबैंगनी किरण होता है, और पराबैंगनी किरण ये निकलता कहाँ से है? तो पराबैंगनी किरण यहाँ पे सन से निकलता है, जो सूर्य होता है उसी से ये पराबैंगनी किरण होता है। तो ये पराबैंगनी किरण जब धरती तक पहुंचता है तो मनुष्य में कौन सा रोग उत्पन्न होता है आपको यहाँ पे बताना है। ए ऑप्शन है त्वचा कैंसर, बी ऑप्शन है एड्स, सी ऑप्शन है डेंगू, डी ऑप्शन है मलेरिया। तो पराबैंगनी किरण के कारण मनुष्य में कौन सा रोग होता है, उत्पन्न होता है? तो त्वचा कैंसर का यहाँ पे रोग उत्पन्न होता है, यानी यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा। एक प्रश्न ये भी आता है कि पराबैंगनी किरण को छानने का कार्य कौन करता है, यानी पृथ्वी तक नहीं आने देने का कार्य कौन करता है? तो जो अपना ओजोन होता है, जो वायुमंडल की ऊपरी सतह में पाया जाता है ओजोन परत, यही क्या करता है कि जो सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरण होती है तो उसको क्या करता है, वहीं से वो लौटा देता है, उसको पृथ्वी तक आने नहीं देता है। तो वो कौन कार्य करता है पराबैंगनी किरण को छानने का? तो जो ओजोन होता है वही क्या करता है, यहाँ पे पराबैंगनी किरण को रोकता है पृथ्वी तक आने से। अगर पराबैंगनी किरण पृथ्वी तक आएगी तो कौन सा यहाँ पे रोग होगा? तो त्वचा कैंसर का यहाँ पे रोग होगा। तो यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न यहाँ पे।
अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए 5 नंबर प्रश्न है, निम्न में से कौन अभाज्य संख्या है। इसमें से आपको पता लगाना है कि कौन अभाज्य संख्या है। तो अभाज्य संख्या किसे कहते हैं, जो एक और खुद के सिवा किसी अन्य संख्या से न कटे उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। तो यहाँ पे देखिए 8 है, वो 1 से कटेगा, फिर 2 से कटेगा, फिर 4 से कटेगा, यानी 8 से कटेगा। ये 1 से भी कट रहा है, खुद से भी कट रहा है, लेकिन 2 अन्य संख्या से ये कट रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे भाज्य हो जाएगा। यहाँ पे 9 देखिए 1 से कटेगा, 3 से कट जाएगा, 9 से भी कट जाएगा। एक और खुद के सिवा यहाँ पे देखिए 3 से कट रहा है, तो ये क्या हो गया, यहाँ पे भाज्य हो गया। 11 को देख लीजिए, 1 से कटेगा नहीं तो 11 से कटेगा। यहाँ पे देखिए एक और खुद के सिवा ये किसी अन्य संख्या से कट ही नहीं सकता। जब ये किसी अन्य संख्या से कटेगा ही नहीं तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे अभाज्य संख्या। तो यहाँ पे पूछा है कि अभाज्य संख्या इसमें से कौन सा है, तो जो 11 है वो क्या है, यहाँ पे अभाज्य संख्या है। और यहाँ पे देख लीजिए 15 यहाँ पे 1 से कटेगा, 3 से कटेगा, 5 से कटेगा और खुद 15 से ही कटेगा। तो यहाँ पे देखिए एक और खुद के सिवा यहाँ पे 3 से भी कटा, 5 से भी कटा, तो ये भी हो जाएगा यहाँ पे भाज्य संख्या। लेकिन जो यहाँ पे सी ऑप्शन 11 है, 11 क्या हो जाएगा, यहाँ पे अभाज्य संख्या। उम्मीद करते हैं ये प्रश्न आपको काफी आसान तरीके से समझ में आ गया होगा और ये प्रश्न आपको हमेशा के लिए यहाँ पे समझ में भी आ गया होगा। तो वीडियो को अभी तक आप लाइक नहीं किए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल पे 10वीं की तैयारी बहुत ही अच्छी तरीके से कराई जाती है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न यहाँ पे। अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए 6 नंबर प्रश्न है कि सर्च लाइट का परावर्तक सतह होता है। जो सर्च लाइट होता है उसका जो परावर्तक सतह होता है वो किस दर्पण का होता है। ए ऑप्शन है यहाँ पे उत्तल दर्पण का, बी ऑप्शन है यहाँ पे अवतल दर्पण का, सी ऑप्शन है यहाँ पे समतल दर्पण का, डी ऑप्शन है यहाँ पे उत्तल लेंस का। तो यहाँ पे आपको बताना है कि सर्च लाइट का जो परावर्तक सतह होता है वो किस दर्पण का होता है। तो सर्च लाइट का जो परावर्तक सतह होता है वो अवतल दर्पण का होता है, यानी यहाँ पे क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। और उत्तल दर्पण का कहाँ पे प्रयोग होता है, तो जो मोटर गाड़ी के साइड मिरर में जिस दर्पण का प्रयोग करते हैं उस दर्पण का नाम क्या है, यहाँ पे उत्तल दर्पण है। और समतल दर्पण का कहाँ पे उपयोग करते हैं, तो जो हमारे घर में शीशा होता है जिसमें अपना चेहरा देखते हैं उसमें कौन सा दर्पण होता है, तो वो समतल दर्पण होता है। तो ये भी आपको याद रखना है। ये देखते हैं अगला प्रश्न यहाँ पे। अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए 7 नंबर प्रश्न है, यूरेनियम का प्रमुख उत्पादक स्थल कौन सा है। यहाँ पे बताना है कि वो कौन सा स्थल है जहां से यूरेनियम का उत्पादन होता है, यानी सबसे ज्यादा यूरेनियम उसी स्थान पे पाया जाता है। ए ऑप्शन यहाँ पे डिगबोई, बी ऑप्शन है झरिया, सी ऑप्शन है घाटशिला, डी ऑप्शन यहाँ पे जादूगोड़ा। तो यहाँ पे देखिए यूरेनियम का प्रमुख उत्पादक स्थल कहाँ से है, तो यूरेनियम का प्रमुख उत्पादक स्थल कहाँ है, तो ये जादूगोड़ा में स्थित है, यानी यहाँ पे क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। और जो नाभिकीय ऊर्जा होता है, जो नाभिकीय ऊर्जा उत्पन्न करते हैं तो वो किससे उत्पन्न करते हैं, तो इसी यूरेनियम से ये उत्पन्न करते हैं। और जो यूरेनियम होता है वो विश्व का सबसे महंगा पदार्थ जो होता है वही है ये यूरेनियम। विश्व का सबसे महंगा पदार्थ जो होता है क्या होता है, हीरा से भी ये महंगा होता है, यूरेनियम काफी ही महंगा होता है। विश्व का सबसे महंगा पदार्थ कौन सा है, तो यूरेनियम है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न यहाँ पे। अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए 8 नंबर प्रश्न है, निम्न में से कौन परिमेय संख्या है। इसमें से आपको पहचानना है कि निम्न में से कौन परिमेय होगा, इसमें से आपको पहचान लेना है। तो यहाँ पे देखिए हम कई बार आपको बता चुके हैं कि किसी भी संख्या में अगर रूट रह जाए तो वो क्या होगा, यहाँ पे अपरिमेय हो जाएगा, क्योंकि रूट क्या होता है, अपरिमेय होता है। अगर किसी भी संख्या में पाई रह जाए तो वो क्या होगा, वो भी अपरिमेय होगा। तो यहाँ पे देखिए रूट 49 है, तो रूट 49 का वर्गमूल अगर निकल जाए तो रूट 49 का वर्गमूल कितना होता है, यहाँ पे 7 होता है। और यहाँ पे देखिए रूट 64 का वर्गमूल कितना होता है यहाँ पे, तो यहाँ पे 8 होता है। तो ये आप लोग देख सकते हैं ये रूट इसमें से हट गया। जब रूट इसमें से हट गया तो 7/8 क्या हो जाएगा, यहाँ पे परिमेय हो जाएगा। तो यहाँ पे पूछ रहा है कि कौन परिमेय संख्या है, तो यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। अगर इसी को हम बी वाले को चेक करें तो यहाँ पे देखिए रूट 81 का वर्गमूल निकल जाएगा 9, लेकिन यहाँ पे देखिए रूट 11 का नहीं निकल पाएगा, तो ये ऐसे ही रह जाएगा। तो इसमें रूट रह गया, जब ये रूट रह गया इसमें तो ये क्या हो जाएगा, अपरिमेय हो जाएगा। यहाँ पे देखिए रूट 63 का वर्गमूल नहीं निकलेगा, तो यहाँ पे रूट 63 ही रह जाएगा। 64 का वर्गमूल यहाँ पे 8 निकल जाएगा, लेकिन यहाँ पे देखिए रूट 63 रह गया, यानी इसमें वर्गमूल यहाँ पे इसमें रूट रह गया। तो जब रूट रह गया तो ये भी क्या हो जाएगा, अपरिमेय हो जाएगा। और यहाँ पे देखिए रूट 31 और रूट 51 इसका तो निकलेगा ही नहीं, ये दोनों रूट में रहेगा, तो ये भी क्या हो जाएगा, अपरिमेय हो जाएगा। लेकिन जो ए ऑप्शन है यहाँ पे क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा, ये अपरिमेय नहीं होगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न यहाँ पे। अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए 9 नंबर प्रश्न है,
मानचित्र में सफेद रंग किस आकृति को प्रदर्शित करता है। जो मानचित्र होता है उसमें आपको यहाँ पे सफेद रंग दिखाई देगा, तो वो सफेद रंग किस आकृति को दर्शाता है। ए ऑप्शन यहाँ पे पर्वत, बी ऑप्शन है पठार, सी ऑप्शन है हिमछादित शिखर यानी बर्फ से ढका शिखर, डी ऑप्शन है मैदान। तो यहाँ पे देखिए मानचित्र में सफेद रंग किस आकृति को दर्शाता है, तो जिस पे बर्फ जमी होती है, जिस शिखर पे बर्फ का यहाँ पे चादर पड़ा होता है, उसी को यहाँ पे सफेद रंग से दिखाया जाता है। यानी यहाँ पे हिमछादित शिखर को यहाँ पे दिखाया जाता है, यानी बर्फ से ढके जो भी शिखर है या स्थान है उसको दिखाया जाता है यहाँ पे उजले रंग से, यानी यहाँ पे सफेद रंग से। यानी यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा। काफी ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो आप लोग एक भी प्रश्न को स्किप मत कीजिएगा, पूरा 30 के 30 आपको यहाँ पे टेस्ट दीजिएगा आप लोग, और लास्ट में हमें ईमानदारी पूर्वक बताइएगा कि आप कितना सही किए। काफी ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, और ये सभी प्रश्न 2021 बोर्ड एग्जाम के लिए काफी महत्वपूर्ण है। आप लोग देखते होंगे प्रश्न तो आपको अंदाजा इससे लगता ही होगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न यहाँ पे 10 नंबर प्रश्न है, एक प्रतिच्छेदी आलेख के कितने हल होते हैं। यहाँ पे बताना है कि जो एक प्रतिच्छेदी आलेख होता है इसका कितना हल होगा। तो यहाँ पे देखिए ये कितनी जगहों पे कट रहा है, एक जगह पे कट रहा है, तो यहाँ पे एक जगह पे कट रहा है, तो इसका हल कितना होगा, एक होगा। अगर यहाँ पे देखिए कोई आलेख समानांतर हो, तो यहाँ पे देखिए जो ये लाइन है एक दूसरे लाइन को यहाँ पे काट ही नहीं रहा है, तो जब काटेगा नहीं तो इसका हल कितना होगा, यहाँ पे 0 होगा। और एक आलेख होता है जो एक दूसरे पे संपाती होता है, यानी एक दूसरे के ऊपर होता है, तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं ये सभी जगहों पे ही काटता है एक दूसरे को, यानी इसका हल कितना हो जाएगा, यहाँ पे अनंत हल हो जाएगा। कितना हल हो जाएगा, अनंत हल हो जाएगा। अगर आलेख प्रतिच्छेदी रहेगा तो एक हल होगा, अगर आलेख समानांतर होगा तो यहाँ पे 0 हल होगा, और यहाँ पे देखिए अगर आलेख यहाँ पे संपाती होगा तो उसका हल कितना होगा, अनगिनत होगा, यानी अनंत होगा, बहुत सारा हल होगा। तो यहाँ पे पूछ रहा है कि एक प्रतिच्छेदी आलेख है तो कितने हल होंगे, तो केवल एक हल होंगे, यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न यहाँ पे। अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए 11 नंबर प्रश्न है, परिपथ की सुरक्षा के लिए किस युक्ति का प्रयोग होता है। यहाँ पे बताना है कि जो परिपथ होता है उसकी सुरक्षा के लिए हम किस युक्ति का उपयोग करते हैं। ए ऑप्शन है यहाँ पे विद्युत फ्यूज, बी ऑप्शन है एमीटर, सी ऑप्शन है वोल्ट मीटर, डी ऑप्शन है धारा। तो यहाँ पे देखिए परिपथ की सुरक्षा के लिए किस युक्ति का प्रयोग करते हैं, तो परिपथ की सुरक्षा के लिए हम हमेशा विद्युत फ्यूज का प्रयोग करते हैं, यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। और जो विद्युत फ्यूज होता है वो किस सिद्धांत पे कार्य करता है, तो विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव पे ये कार्य करता है विद्युत फ्यूज। तो ये भी आपको क्या करना है, साथ में याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न यहाँ पे। अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए 12 नंबर प्रश्न है, हीराकुंड परियोजना किस नदी पर स्थित है। जो हीराकुंड परियोजना है वो किस नदी पर स्थित है आपको बताना है। ए ऑप्शन है यहाँ पे गंगा नदी, बी ऑप्शन है यहाँ पे यमुना नदी, सी ऑप्शन है यहाँ पे महानदी पर, डी ऑप्शन है यहाँ पे गोदावरी नदी पर। तो जो ये हीराकुंड परियोजना है वो किस नदी पर स्थित है, तो हीराकुंड जो परियोजना है वो किस नदी पे है, महानदी पर स्थित है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा। जो हीराकुंड परियोजना है वो भारत के किस राज्य में है, तो हीराकुंड परियोजना भारत के उड़ीसा राज्य में है। तो ये भी आपको साथ में याद रखना है। ये देखते हैं अगला प्रश्न यहाँ पे। अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए 13 नंबर प्रश्न है, मृत शरीर का पाचन करने वाले जीव को क्या कहते हैं। यहाँ पे बताना है आपको कि मृत शरीर का पाचन करने वाले जीवों को क्या कहते हैं। ए ऑप्शन है उत्पाद, बी ऑप्शन है अपघटक, सी ऑप्शन है स्वपोषी, डी ऑप्शन है यहाँ पे सार्वहारा। तो यहाँ पे आपको बताना है कि मृत शरीर का पाचन करने वाले जीव को क्या कहते हैं, तो इसे अपघटक कहते हैं, यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न यहाँ पे। अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए 14 नंबर प्रश्न है, आलस कथा में आग लगने पर कितने लोग नहीं भागे। यहाँ पे बताना है कि जब आलस कथा में आलसशाला में आग लगाया जाता है तो कितने लोग नहीं भागे। ए ऑप्शन है यहाँ पे 3, बी ऑप्शन है 5, सी ऑप्शन है 4, डी ऑप्शन है यहाँ पे 6। तो आलस कथा में आग लगाने पर कितने लोग नहीं भागे, तो जो 4 लोग थे वो नहीं भागे, यानी यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न यहाँ पे। अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए 15 नंबर प्रश्न है, पवनों का देश किसे कहते हैं। यहाँ पे बताना है कि पवनों का देश कहने का मतलब है यहाँ पे कि पवन चक्कियों का देश किसे कहा जाता है, और ये प्रश्न काफी ही महत्वपूर्ण है। ए ऑप्शन है भारत को, बी ऑप्शन है फिनलैंड को, सी ऑप्शन है डेनमार्क को, डी ऑप्शन है अमेरिका को। तो
पौनों का देश किसे कहा जाता है, तो पौनों का देश यहाँ पे फिनलैंड को कहा जाता है, क्योंकि इस देश में पौन चक्की बहुत ही पाया जाता है, इसीलिए इसे पौनों का देश कहा जाता है, यानी पौन चक्कियों का देश कहा जाता है। यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल सी हो जाएगा। अभी तक आप वीडियो लाइक नहीं किए हैं तो वीडियो को प्लीज आप लोग लाइक कर दीजिए। आइए देखते हैं अगला प्रश्न यहाँ पे 16 नंबर प्रश्न है यहाँ पे, निम्न में से कौन व्यावसायिक फसल नहीं है। इसमें से आपको बताना है कि कौन है वो फसल जो व्यावसायिक फसल नहीं है, यानी उससे व्यापार नहीं किया जा सकता है। यहाँ पे देखिए ए ऑप्शन है गन्ना, बी ऑप्शन है जूट, सी ऑप्शन है तंबाकू, डी ऑप्शन है गेहूं। तो यहाँ पे देखिए जो गन्ना है ये एक व्यावसायिक फसल है, जूट भी क्या है, तो ये एक व्यावसायिक फसल है, इससे व्यवसाय होता है। तंबाकू भी ये क्या है, ये व्यावसायिक फसल है, इससे भी व्यवसाय होता है। लेकिन जो गेहूं है ये खाद्य फसल है, यानी यहाँ पे क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। ये व्यावसायिक फसल नहीं है, ये तीनों व्यावसायिक फसल है, लेकिन गेहूं यहाँ पे क्या है, व्यावसायिक फसल नहीं है, यानी यहाँ पे डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न यहाँ पे। अगला प्रश्न है यहाँ पे देखिए, प्राचीन काल में शिष्यों को क्या कहा जाता है। यहाँ पे बताना है कि जो प्राचीन काल में जो शिष्य थे उन्हें क्या कहा जाता था। ए ऑप्शन है यहाँ पे छात्र, बी ऑप्शन है यहाँ पे ब्रह्मचारी, सी ऑप्शन है यहाँ पे धनुधारी, डी ऑप्शन है यहाँ पे अंतेवासी। तो यहाँ पे आपको बताना है कि प्राचीन काल में शिष्यों को क्या कहा जाता है। तो प्राचीन काल में शिष्यों को क्या कहा जाता था, तो ब्रह्मचारी कहा जाता था, यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न यहाँ पे। अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए 18 नंबर प्रश्न गणित का है कि यहाँ पे -8 और 6 किस चतुर्थांश में स्थित है। जो यहाँ पे -8 है और यहाँ पे जो 6 है वो किस चतुर्थांश में स्थित है। तो आइए आपको अच्छी तरीके से समझा देते हैं। ये होता है हमारा पहला चतुर्थांश, ये दूसरा होता है और ये तीसरा होता है और ये होता है हम लोग का चौथा चतुर्थांश। तो ये होता है जिसमें पहला चतुर्थांश होता है, इसमें x और y दोनों का मान क्या होता है, यहाँ पे प्लस में होता है। यहाँ पे देखिए जो दूसरा चतुर्थांश होता है इसमें x का मान माइनस होता है और y का मान क्या होता है, यहाँ पे प्लस होता है। तीसरे चतुर्थांश में दोनों क्या होते हैं, x और दोनों y के मान माइनस होते हैं। चौथा में क्या होगा, यहाँ पे x का प्लस में होगा लेकिन y का किस में होगा, माइनस में होगा। तो यहाँ पे देखिए जो पहला होता है बिंदु, किसी भी बिंदु के दो निर्देशांक होते हैं, तो इसमें पहला निर्देशांक x होता है और जो दूसरा निर्देशांक होता है वो y होता है। यानी यहाँ पे देख सकते हैं x का मान माइनस में है और y का मान किस में है, यहाँ पे प्लस में है। तो यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे देख लीजिए x का मान यहाँ पे माइनस जो पहला होता है वो यहाँ पे x होता है, तो x का मान यहाँ पे माइनस में है, y का मान यहाँ पे क्या है, प्लस में है। तो यहाँ पे देख लीजिए x है माइनस में और y क्या है, प्लस में, यानी ये द्वितीय चतुर्थांश में स्थित है। यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न यहाँ पे। अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए 19 नंबर प्रश्न है, शत्रु राज्य क्या बढ़ा रहे हैं। जो शत्रु राज्य हैं वो क्या बढ़ा रहे हैं आपको बताना है। ए ऑप्शन है मित्रता, बी ऑप्शन है शांति, सी ऑप्शन है अशांति और कलह, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो जो शत्रु राज्य हैं वो क्या बढ़ा रहे हैं, तो शत्रु राज्य हमेशा अशांति और कलह बढ़ा रहे हैं, यानी यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न यहाँ पे। अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए 20 नंबर प्रश्न है यहाँ पे कि भारत में उत्पादित प्रत्यावर्ती धारा की आवृत्ति कितनी होती है। यहाँ पे आपको बताना है कि भारत में उत्पादित प्रत्यावर्ती धारा की आवृत्ति कितनी होती है। ए ऑप्शन है यहाँ पे 50 Hz यानी 50 हर्ट्ज, बी ऑप्शन है 60 हर्ट्ज, सी ऑप्शन है यहाँ पे 100 हर्ट्ज, डी ऑप्शन है यहाँ पे 80 हर्ट्ज। तो यहाँ पे आपको बताना है कि भारत में उत्पादित प्रत्यावर्ती धारा, यहाँ पे आपको बताना है कि भारत में उत्पादित प्रत्यावर्ती धारा की आवृत्ति कितनी होती है, तो 50 Hz होती है। और यहाँ पे एक प्रश्न आता है कि यहाँ पे कि आवृत्ति का SI मात्रक क्या होता है। तो आवृत्ति का SI मात्रक क्या होता है, हर्ट्ज होता है। और हर्ट्ज को किससे सूचित किया जाता है, तो Hz से सूचित किया जाता है। तो ये भी आपको साथ में याद रखना है। ये देखते हैं अगला प्रश्न यहाँ पे। अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए 21 नंबर प्रश्न है, पारादीप बंदरगाह किस राज्य में स्थित है। बंदरगाह क्या होता है, तो यहाँ पे देखिए जो पानी की जहाजें होती है वो जहां आकर रुकती है, यानी ये स्टेशन होता है। जो पानी वाली जहाज होती है उसका ये क्या होता है, बंदरगाह स्टेशन होता है। तो यहाँ पे बताना है कि जो पारादीप जो बंदरगाह है वो किस राज्य में स्थित है। ए ऑप्शन है यहाँ पे कांडला, बी ऑप्शन है यहाँ पे चेन्नई, सी ऑप्शन है यहाँ पे उड़ीसा, डी ऑप्शन है यहाँ पे कोलकाता। तो यहाँ पे आपको बताना है कि जो पारादीप बंदरगाह है वो किस राज्य में स्थित है। तो पारादीप बंदरगाह किस राज्य में स्थित है, तो उड़ीसा राज्य में स्थित है, यानी यहाँ पे क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न यहाँ पे। अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए 22 नंबर प्रश्न काफी महत्वपूर्ण है। यदि थीटा बराबर 30 डिग्री हो तो यहाँ पे 2 cos
2 cos थीटा का मान यहाँ पे ज्ञात करना है आपको। तो ये प्रश्न काफी महत्वपूर्ण है, जब तक आपको यहाँ पे थीटा का मान याद नहीं होगा तब तक आपसे नहीं बनेगा ये प्रश्न। तो आइए इसे सॉल्व करते हैं, कैसे बनता है। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले जो प्रश्न है उसको लिख देंगे 2 cos, यहाँ पे 2 थीटा है तो 2 थीटा। अब आपको करना क्या है, कुछ भी नहीं करना है। जहाँ पे ये थीटा का मान कितना दिया है, 30 डिग्री दिया है, तो इस थीटा के जगह पे आपको 30 डिग्री रख देना है। तो यहाँ पे देखिए 2 cos, यहाँ पे 2 गुणे यहाँ पे थीटा के जगह पे कितना रख देंगे हम, 30 डिग्री है, क्योंकि थीटा का मान कितना दिया है 30 डिग्री, तो यहाँ पे लिख देंगे हम 30 डिग्री। उसके बाद देखिए यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे हो गया 2 cos और यहाँ पे हो गया 30 दूनी कितना हो जाएगा यहाँ पे 60 डिग्री। तो अब आपको यहाँ पे cos 60 डिग्री का मान यहाँ पे आपको क्या होना चाहिए, पता होना चाहिए। तो cos 60 डिग्री का मान कितना होता है, तो यहाँ पे cos 60 का मान कितना होता है, 1/2 होता है। तो यहाँ पे लिख देंगे 2, और यहाँ पे देखिए जो cos 60 डिग्री है इसका मान कितना होता है, तो 1/2 होता है। तो cos 60 की जगह पे हम क्या लिख देंगे, 1/2। तो यहाँ पे लिख देते हैं हम 1/2। अगर ये कट रहा है तो हम इसको क्या कर देंगे, कटा देंगे, यानी 1 हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे आंसर हो जाएगा। जो ऑप्शन नंबर 1 क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा। इसमें आपको कुछ नहीं करना है, बस जहाँ पे थीटा है तो यहाँ पे थीटा का मान 30 डिग्री दिया है, तो बस आपको 30 डिग्री रख देना है। यहाँ पे 2 है पहले से, तो इसमें क्या हो जाएगा, गुणा हो जाएगा, तो 30 दूने 60 हो जाएगा। अब आपको यहाँ पे cos 60 डिग्री का मान पता होना चाहिए। तो cos 60 डिग्री का मान कितना होता है, तो 1/2 होता है। तो यहाँ पे रख देंगे cos 60 की जगह पे कितना लिख देंगे, यहाँ पे 1/2, और यहाँ से 2 कट रहा है तो 2 कटा देंगे, और यहाँ पे एक ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे जो नंबर एक क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर ए है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। यहाँ पे अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए 23 नंबर प्रश्न है, महान से भी महान क्या है। यहाँ पे आपको बताना है कि महान से भी महान क्या है। ए ऑप्शन है आत्मा, बी ऑप्शन है देवता, सी ऑप्शन है ऋषि, डी ऑप्शन है दानव। तो महान से भी महान क्या है, तो महान से भी महान क्या है, आत्मा है, यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न। यहाँ पे अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए 24 नंबर प्रश्न है कि विद्युत फ्यूज किसका बना होता है। जो विद्युत फ्यूज होता है वो किसका बना होता है। ए ऑप्शन यहाँ पे टीन और शीशा, बी ऑप्शन यहाँ पे तांबा और शीशा, सी ऑप्शन है चांदी और शीशा, डी ऑप्शन यहाँ पे तांबा और चांदी। तो यहाँ पे आपको बताना है कि जो विद्युत फ्यूज होता है वो किसका बना होता है। तो जो विद्युत फ्यूज होता है वो किसका बना होता है, टीन और शीशा का बना होता है। तो जो विद्युत फ्यूज होता है वो किसका बना होता है, तो टीन और शीशा का, यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा। और विद्युत फ्यूज को हमेशा किस तार में जोड़ते हैं, तो विद्युत फ्यूज को हमेशा गर्म तार में जोड़ा जाता है। तो ये भी आपको याद रखना है। ये देखते हैं अगला प्रश्न। यहाँ पे अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए 25 नंबर प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा राष्ट्रीय मार्ग सबसे लंबा है। यहाँ पे आपको बताना है कि वो कौन सा राष्ट्रीय मार्ग है जो सबसे लंबा है। ए ऑप्शन यहाँ पे NH1, बी ऑप्शन है यहाँ पे NH44, सी ऑप्शन है यहाँ पे NH10, डी ऑप्शन है यहाँ पे NH6। तो यहाँ पे देखिए पहले क्या था, जो NH7 था वो सबसे लंबा मार्ग था, लेकिन NH7 के अब नाम बदल कर क्या कर रख दिया गया है, NH44 रख दिया गया है। तो सबसे लंबा राष्ट्रीय मार्ग क्या हो जाएगा, यहाँ पे NH44 हो जाएगा, यानी NH नेशनल हाईवे 44। ये क्या है, भारत का सबसे लंबा रोड है, यानी यहाँ पे क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न। यहाँ पे अगला प्रश्न देखिए 26 नंबर, काफी महत्वपूर्ण है। माँ के रुधिर से किससे पोषण मिलता है। जो माँ का रुधिर होता है उससे किससे पोषण मिलता है। ए ऑप्शन है भ्रूण को, बी ऑप्शन है गर्भाशय को, सी ऑप्शन है ग्रीवा को, डी ऑप्शन है शुक्राणु को। तो माँ के रुधिर से किससे पोषण मिलता है, तो जो भ्रूण होता है जिसमें बच्चे पलते हैं उसको क्या मिलता है, पोषण मिलता है, यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा। जो माँ का रुधिर होता है उससे किससे पोषण मिलता है, किसे, तो भ्रूण को मिलता है, यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न। यहाँ पे 27 नंबर प्रश्न है, मंत्री वीरेश्वर का स्वभाव कैसा था। जो मंत्री वीरेश्वर थे उनका यहाँ पे बताना है कि स्वभाव कैसा था। ए ऑप्शन है क्रोधी, बी ऑप्शन है दानी, सी ऑप्शन है यहाँ पे कृपण, डी ऑप्शन है यहाँ पे शांत। तो यहाँ पे देखिए जो मंत्री वीरेश्वर थे उनका स्वभाव कैसा था, तो वो दानी व्यक्ति थे, यानी यहाँ पे क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न। यहाँ पे अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए 28 नंबर प्रश्न है, विद्युत बल्ब के भीतर होता है। यहाँ पे पता करना है कि विद्युत बल्ब के भीतर क्या होता है। ए ऑप्शन यहाँ पे निर्वात रहता है, बी ऑप्शन यहाँ पे वायु भरा रहता है, सी ऑप्शन है निष्क्रिय गैस भरा रहता है, डी ऑप्शन है हाइड्रोजन गैस भरा रहता है। तो यहाँ पे आपको बताना है कि विद्युत बल्ब के भीतर क्या होता है। तो विद्युत बल्ब के भीतर क्या होता है, तो यहाँ पे निष्क्रिय गैस भरा जाता है, यानी यहाँ पे क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा। जो विद्युत बल्ब होता है उसके भीतर क्या होता है, तो निष्क्रिय गैस होता है। ये देखते हैं अगला प्रश्न। यहाँ पे
अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए 29 नंबर प्रश्न है, काफी महत्वपूर्ण है। किसी विलयन, यहाँ पे किसी भी उदासीन विलयन का पीएच मान कितना होता है। यहाँ पे आपको पता करना है कि किसी विलयन का अगर वो विलयन जो उदासीन है तो उसका पीएच मान कितना होगा। ए ऑप्शन है यहाँ पे 5, बी ऑप्शन है 7, सी ऑप्शन है 14, डी ऑप्शन है 0। तो उदासीन विलयन का पीएच मान कितना होता है आपको बताना है। तो उदासीन विलयन का पीएच मान हमेशा 7 होता है, यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न यहाँ पे। और अंतिम प्रश्न यहाँ पे देखिए 30 नंबर, विद्युत धारा उत्पन्न करने वाली युक्ति को क्या कहते हैं। यहाँ पे आपको बताना है कि जिससे विद्युत धारा उत्पन्न होती है उस युक्ति को क्या बोलते हैं। ए ऑप्शन है जनित्र, बी ऑप्शन है गैल्वेनोमीटर, सी ऑप्शन है एमीटर, डी ऑप्शन यहाँ पे मोटर। तो यहाँ पे देखिए विद्युत धारा उत्पन्न करने वाली युक्ति को क्या बोला जाता है, जनित्र बोला जाता है, यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न यहाँ पे। अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए ये होमवर्क प्रश्न है, इसका जवाब आपको क्या करना है, कमेंट में देना है। और वीडियो को लाइक नहीं किए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। यहाँ पे देखिए बिंदु P6-5 का यहाँ पे भुज का मान यहाँ पे बताना है कि भुज का मान क्या होगा। ये प्रश्न हम आपको कई बार बता चुके हैं और वो ये बच्चे हैं जो कमेंट करके बताते हैं HW का आंसर और साथ में बताते हैं कि हमारा कितना सही हुआ। जैसे यहाँ पे देखिए सुमन, यहाँ पे बम, और यहाँ पे देखिए प्रियांशु, रोहित, आनंद, और यहाँ पे रवि कुमार, लक्ष्मी, अंकित, चंदन, आदर्श, रवि कुमार, सचिन, सिद्धि, और ये सभी बच्चे हैं कि जो अपना यहाँ पे क्या बताते हैं कि सर हमारा इतना आया और इसका राइट आंसर होमवर्क का ये होगा। तो ये बच्चे यहाँ पे कमेंट करते हैं तो बहुत ही अच्छा लगता है। आप भी हमें कमेंट कर सकते हैं। यहाँ पे पूजा, मिथुन, यहाँ पे आलोक कुमार, और यहाँ पे जितेंद्र, यहाँ पे बाबू, बिट्टू, और यहाँ पे कंचन, फिजा, और यहाँ पे देखिए मिथुन, और यहाँ पे शिवानी, और यहाँ पे महारानी, और यहाँ पे जितेंद्र। आप भी ऐसे कमेंट कर सकते हैं। तो यहाँ पे कमेंट आप लोग जरूर कीजिएगा। अगर आपको यहाँ पे होमवर्क जो प्रश्न दिया जा रहा है उसका आप लोग कमेंट जरूर कीजिएगा। यहाँ पे टॉक्सिन देखिए यहाँ पे सब लोग यहाँ पे अपना अपना बताया कि सर मेरा इतना सही है, इतना गलत है, और जो आप ऑप्शन दिए हैं यानी जो आप होमवर्क दिए हैं उसका जवाब क्या होगा। यहाँ पे देखिए अशोक, शिवम, जो यहाँ पे होमवर्क प्रश्न दिया जा रहा है उसको भी आप लोग जरूर बताइएगा। जैसे यहाँ पे कृति रॉय बता रही है कि हमारा 29 आया है 30 में से, तो ऐसे आप लोग भी बता सकते हैं। और यहाँ पे बताई है कि दूध उत्पादन में लाई गई क्रांति यहाँ पे श्वेत क्रांति है। तो ऐसे आप लोग होमवर्क प्रश्न का आप लोग जवाब दे सकते हैं। यहाँ पे आगे भी नाम ले लेते हैं। यहाँ पे उत्तम, और यहाँ पे सफान, यहाँ पे दुष्यंत, रोहित, आगे देख लेते हैं और भी बच्चों का यहाँ पे नाम है। और यहाँ पे देख लीजिए यहाँ पे रमेश यादव, आदित्य, यहाँ पे रमेश, दीपू, यहाँ पे शमशेर, करण, अभय, यहाँ पे अंचल, यहाँ पे शमशेर। आगे देख लेते हैं और भी बच्चों का यहाँ पे होगा। यहाँ पे देखिए इसी का, यहाँ पे सोनल पंडित, और यहाँ पे नीतीश, संदीप, अभिमन्यु, तनु, अभी, यहाँ पे देखिए वीरेंद्र, यहाँ पे डांस वर्ल्ड, सन्नी, राज निषाद, और यहाँ पे देखिए चंदन। आप लोग भी ऐसे कमेंट कर दीजिएगा। काफ़ी अच्छा लगता है जब आप लोग कमेंट करते हैं। तो सोचिए कि आज आप लोगों का क्यों ना नाम इस पे दिखाया जाए। तो आप लोग भी कमेंट कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए यहाँ पे रैस, यहाँ पे देखिए संदीप, और यहाँ पे माई वर्ल्ड, माई इन्विनेशन, और यहाँ पे देखिए सिंगर, यहाँ पे कौन है, नीतीश, और यहाँ पे विकास और शिवम। तो आप लोग भी ऐसे कमेंट कर सकते हैं, बहुत ही अच्छा लगता है। तो आप लोग भी अपना स्कोर जरूर बताइएगा कि आपने 30 प्रश्नों में से आपने कितना सही किया, और साथ में जो होमवर्क प्रश्न देते हैं उसका आप लोग जवाब जरूर बताइएगा जैसे इन बच्चों ने किया है। अगर किन्हीं बच्चों का नाम छूट गया होगा इसमें से तो प्लीज़ दिल से सॉरी बोलते हैं आप लोगों से। और वीडियो को अगर लाइक नहीं किए तो आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के पास इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा। और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू फॉर वाचिंग। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए, मन लगा के पढ़ाई कीजिए। और 12 बजे सब्जेक्टिव का क्लास होगा तो आप लोग लाइव आना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। इसमें साइंस का यहाँ पे सब्जेक्टिव क्वेश्चन कराया जाएगा, तो आप लोग बिल्कुल लाइव आइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए। टेक केयर एंड बाय।